हो गया। चलिए आज की फिर क्लास चालू करते हैं हम आप लोगों को। आज मैं सबसे पहले पढ़ूंगा जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। MVVI की बात करते हैं, यानी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2 नंबर में तो जरूर इसको पूछेगा ही पूछेगा। जो क्वेश्चन का नाम है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल यानी हमको पढ़ना है आज के बारे में। आज जो हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट क्या होता है। ये 2 नंबर के लिए तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसको तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आखिर है क्या। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक जो डायपोल तैयार होता है तो एक डायपोल के अंदर में 2 चार्ज होता है, अनलाइक चार्ज होता है। एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। याद रखिएगा, एक डायपोल बनने के लिए हमें 2 चार्ज की ज़रूरत पड़ेगा, जिसमें एक प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा। पहले जैसे कि हम अब एक एग्जांपल देते हैं कि एक परिवार बनने के लिए 2 व्यक्ति की ज़रूरत पड़ता है, जिसमें एक वाइफ होती है, दूसरा हस्बैंड होता है। उसी तरह से डायपोल जैसे बनेगा जिसमें एक प्लस और एक माइनस। कभी भी एक परिवार 2 मर्द से नहीं बनता है, कभी भी एक परिवार 2 औरत से नहीं बनती है। उसी तरह से एक डायपोल कभी भी 2 प्लस चार्ज से नहीं बनेगा, या तो 2 माइनस चार्ज से नहीं बन सकता है। ये मेथड गलत हो जाता है। तो डायपोल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक प्लस और एक माइनस की ज़रूरत पड़ता है, जिस तरह से हमें एक परिवार में ज़रूरत पड़ता है। तो इधर रखेंगे प्लस Q1 और इधर रखेंगे माइनस Q1, ठीक है, Q2। अब जरा देखिए इसमें क्या होगा कि अगर डायपोल बनाने में हमें एक परफेक्ट डायपोल उसी वक्त बनेगा जब हमें दोनों का मैग्नीट्यूड Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड जो होता है दोनों चार्ज का वो सेम रहेगा। बीच में इसका सेंटर बनेगा। अगर दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो इसकी जो डायपोल का सेंटर होगा वो P, वो सेंटर बीच में होगा। अगर किसी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड दूसरे चार्ज से ज़्यादा है या कम है तो इसकी डायपोल का पोजीशन चेंज कर सकता है। और बीच का दूरी जो होगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी A होता है यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी A होगा। ये बात याद रखना। और टोटल दूरी की बात किया जाए तो 2A टोटल डिस्टेंस होगा एक डायपोल का। अब ये तो बना तुम्हारा डायपोल, लेकिन इस डायपोल का डायपोल मोमेंट कैसे जानेंगे। तो डायपोल मोमेंट अगर हमसे पूछा जाए तो ऐसे हम लोग डायपोल मोमेंट का, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डिफिनीशन डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अगर हमसे पूछा जाए कि भाई साहब अगर डायपोल मोमेंट का डिफिनीशन हमसे पूछा जाए तो हम कैसे दे सकते हैं, तो ज़रा देखने की कोशिश करेंगे। तो डायपोल मोमेंट में हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस डायपोल का, ये आपका डायपोल है, ये तुम्हारा डायपोल है, और इसमें जो Q1 है इसका मैग्नीट्यूड और यहाँ पर Q2 चार्ज के बराबर है ना। तो इस डायपोल का डायपोल मोमेंट अगर हम निकालने की कोशिश करें तो एक बात आपको याद रखना होगा कि इस डायपोल के किसी एक चार्ज ले लेना, चाहे इस चार्ज को या तो इस चार्ज की। इस चार्ज की मैग्नीट्यूड से इसके टोटल लेंथ को तुम प्रोडक्ट याद कर देना, तुम्हारा डायपोल मोमेंट निकल जाएगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड टोटल लेंथ of dipole is called dipole moment। डायपोल मोमेंट, ये बात तो समझ में आ गया होगा।
यानी एक डायपोल का डायपोल मोमेंट अगर हमको जानना है तो सिंपल सा लॉजिक है, इस डायपोल का किसी एक साइड का चार्ज और टोटल लेंथ को प्रोडक्ट ज्ञात कर दो, क्लियर है। अब इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो P से होता है। एरो लगने का मतलब है कि डायपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो पहले हम बता दिए कि किसी एक साइड का चार्ज ले लो, चाहे इसको ले लो चाहे उसको ले लो, तो Q1 Q गुने 2a, टोटल लेंथ हो गया 2a। ये हो गया डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला। अगर इसकी यूनिट की चर्चा किया जाए तो यूनिट आप जान सकते हैं, तो SI यूनिट की बात किया जाए तो SI यूनिट इसकी हो सकता है ऐसे, तो इसका हो गया कूलम और इसका हो गया मीटर, यानी हो गया कूलम मीटर, इसका यूनिट हो जाती है। तो याद रखिएगा कि डायपोल मोमेंट का अक्सर बार इसका यूनिट और डायमेंशन पूछा गया हमारे बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में, तो मैं इसको क्यों नहीं कन्फर्म हो जाऊँ, हो सकता है हमसे दोबारा पूछ दे। इसकी डायमेंशन की अगर बात किया जाए तो डायमेंशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए जरा देखिए यहाँ पर जो कूलम है उसका डायमेंशन होता है 80, ऐसा को जो मीटर है इसका होता है L, यानी एक प्रकार से देखा जाए तो LAT लेट, अब खत्म, लेट मतलब लेट हो गया ये। इसकी पूरा डायमेंशनल फार्मूला m मास है नहीं, m0 LAT, यानी इसकी ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। एक बात हमसे पूछा जाएगा, ये भी बात पूछा जाएगा कि भाई डायपोल मोमेंट जो होता है वो कौन सा क्वांटिटी है, तो डायपोल मोमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए लिखेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, ये डायपोल मोमेंट है। एक बात मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि डायपोल, एक इलेक्ट्रिक डायपोल में जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन की अगर चर्चा कर दिया जाए हमसे, कभी भी खुदा न खर्च कर दिया जाए, तो हम लोग इसकी चर्चा में कैसे, अगर मतलब इसकी क्वेश्चन को कैसे जवाब दे सकते हैं, या तो आपसे पूछा जाएगा कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और एक इलेक्ट्रिक डायपोल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होती है वो किधर से किधर होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है तो माइनस से प्लस की ओर होता है। ये पूछा गया है यार, 2 नंबर में पूछा गया है, 14 के एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसा अगर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो ये बात भी कंफर्म हो जाओ कि हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो मान लो कि तुम्हारे पास एक डायपोल है, एक है प्लस वाला और एक है माइनस वाला, ये है तुम्हारा डायपोल, तो ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2, ये है माइनस ये है प्लस। इसी में जो फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है वो आउटर साइड से क्या होता है, प्लस से माइनस की ओर जाता है, और इनर साइड में जो होता है वो माइनस से प्लस की ओर होता है। तो इसमें 2 रीजन है, एक रीजन वो होता है, ये रीजन फर्स्ट, ये रीजन सेकेंड, ये हो गया आउटसाइड, आउटसाइड, और ये हो गया इनसाइड, इनसाइड। तो इनसाइड में क्या होगा, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा, और आउटसाइड में जो हो जाएगा वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होगा। तो अगर हमसे पूछा जाए तो एक डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होता है वो निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, लेकिन वही आउटसाइड में अगर बात किया जाए तो पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। यानी इसकी जो सिलसिला होता है ऐसे ऐसे रनिंग करते रहता है। तो ये तो बात था डायपोल मोमेंट की बात था। अब एक बात और आता है इसमें, एक बात की और बात करते हैं इसमें। अब हमसे पूछा जाएगा कूलम्ब्स का वेक्टर फॉर्म क्या होता है। ये तो भाई 5 नंबर के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये होता है वीवीआई क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए, जो है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में अगर हमसे कूलम्ब्स का नियम पूछा जाए तो फिर कैसे जवाब दे सकते हैं। इतना बात तो सब जानता है भाई, कूलम्ब्स ने इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बताया था, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म क्या होता है उसको समझने की बात है आज। तो देखिए सबसे पहले जनरली सिंपल सा बात है, कूलम्ब्स ने फोर्स के बारे में बताया, कूलम्ब्स के वेक्टर फॉर्म के बारे में जानना है।
तो वेक्टर क्या है? डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन, दिशा को दिखाना। और जनरल फॉर्म में क्या है? उसमें दिशा की कोई बात नहीं कर लेना। तो कूलम्ब्स का जो लॉ था, उसी लॉ में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देना उसका वेक्टर फॉर्म कहलाएगा। तो कूलम्ब्स क्या बात बताया था? कूलम्ब बात बताया था कि आपके पास एक प्लस चार्ज है और एक के पास एक माइनस चार्ज है। ये तो बात तो क्लियर है। जिसमें अगर दोनों की डिस्टेंस दिखा जाए तो ये हो गया प्लस Q1, ये हो गया माइनस Q2। और दोनों की डिस्टेंस अगर देखा जाए तो R डिस्टेंस है। ये तो कूलम्ब्स ने आज नहीं कई बार बात बता दिया। अब इसी में थोड़ा सा लॉजिक सेट किया। क्या लॉजिक सेट किया? तो उन्होंने बोला कि भाई साहब, अगर मान लो कि पहला चार्ज अगर दूसरे पर फोर्स अप्लाई करता है तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन F12 हो जाएगा इधर की तरफ। और उन्होंने बात बता दिया कि अगर पहला चार्ज दूसरे पर फोर्स अप्लाई करता है तो ये हो जाएगा F21 फोर्स, ये इधर की डायरेक्शन में हो जाएगा। और इसका जो यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होगा, तो यूनिट वेक्टर इधर, ये फोर्स तो इस चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा था, ये हो जाएगा R12 यूनिट वेक्टर। और ये जो इस पर डालेगा ये हो जाएगा R21, ये यूनिट वेक्टर। बस इतना ये तो रिप्रेजेंटेशन करना है, बाकी तो बात क्लियरली है। तो यहाँ पर जो Q1 इंटू Q2 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 से होगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है। बस कूलम्ब्स ने इतनी ही बात को बता दिया, यार राजा हो गया। तो इसकी बात को हमको समझ लेना है। हो सकता है मेरा 5 नंबर नहीं छूट पाए। तो हम लोग आंसर में ऐसे लिख सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इज स्टेट दैट the direction of force, electric force और कुछ नहीं। तो कूलम्ब्स का जो नियम है वेक्टर फॉर्म में, वो किस चीज़ को स्टेट करता है, किस चीज़ को दिखाता है? वो फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और कुछ नहीं दिखाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वी नो डेट क्या जानते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, यानी जनरल फॉर्म से जानते ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होता है के Q1 Q2 अपन R²। ये बात तो क्लियरली है। और इसी को हम थोड़ा सा विस्तार रूप में लिखिए, के का वैल्यू सेट करके 1/4πε0 सेट करके। और ये किसके बराबर होता है? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। इसकी वैल्यू अगर ये सेट करें तो इसी को हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 R²। अब हम इस फॉर्म में चलने की कोशिश करें तो पहले में अगर F12 फोर्स निकालें तो क्या हो सकता है? तो सिमी अब लिखेंगे हेंस F12 फोर्स इक्वल टू 1/4πε0 है ना, Q1 Q2 R12 के होल स्क्वायर। यूनिट वेक्टर की चर्चा किया जाए तो इसका जो यूनिट वेक्टर है, देखिए ई फोर्स की डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, इस यूनिट वेक्टर, तो इसके साथ ये यूनिट वेक्टर का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो R21 यूनिट वेक्टर जो समीकरण 1 हो गया। अब इसी तरह से आगे की चर्चा अगर किया जाए तो लिख सकते हैं हम लोग सिमिलरली इसी तरह। अब हमको निकालना कौन सा फोर्स है? ई भाई साहब का तो खेल खत्म। अब हमको निकालना ई भाई साहब का खेल खेलना है। तो अब निकालना है F21 फोर्स। अब यही फॉर्मूला सेट रहेगा, बस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में चेंज कर जाएगा। यूनिट वेक्टर क्या करेगा? इस थ्योरम को क्लियर कर देगा। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 R21 के होल स्क्वायर। आई हो जाएगा R12 यूनिट वेक्टर जो हो गया समीकरण 2। भाई साहब एक चीज ध्यान देना कि R12 और R2 लिखना है कि चूंकि R12 जो होता है वो बराबर R21 के बराबर होता है, क्योंकि बराबर डिस्टेंस पर रखा गया है। हमें ये डायरेक्शन में जो है ना, ये जो है ये R21 और R12, ये दोनों फोर्स एक दूसरे पर जो बराबर लगाता है, ये अलग अलग चीज होता है।
तो मैं इसको समझने की कोशिश करूंगा। जहां तक उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा अब आगे की चर्चा करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड हमने बना लिया, ठीक है। अब इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट जानते हैं, तो लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इसके आगे लिख सकते हैं वी गेट। आप जरा भाई साहब देखेंगे यहाँ पर क्या होता है। इक्वेशन में फर्स्ट क्या लिखा था, तो F12 यूनिट वेक्टर बराबर पोजीशन वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 के होल स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर, और F21 वेक्टर बराबर होते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q1 Q2 बटा R21 के होल स्क्वायर R12 पोजीशन यूनिट वेक्टर। अगर चर्चा किया जाए तो चर्चा करने में हमें ये लगता है कि ये भाई साहब और ये भाई साहब सेम पोजीशन पर आ रहा है, ये डिफरेंट हो रहा है। तो लिखेंगे कि चूंकि R21 पोजीशन वेक्टर बराबर, है ना, माइनस R12 पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं तो लिख सकते हैं कि साइड में लिख सकते हैं हम लोग कि R21 जो है वो है तुम्हारा यूनिट वेक्टर, और R12 जो है ये भी तुम्हारा है यूनिट वेक्टर। तो ये दोनों यूनिट वेक्टर है, और ये दोनों जनरली किसके रूप में आता है, तो लिखेंगे कि इट इज रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे ये बात पता चलता है कि यूनिट वेक्टर ये और यूनिट वेक्टर ये दोनों सेम तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। देख रहे हैं ना, R12 बराबर माइनस R21, क्योंकि एक दूसरे के उल्टी डायरेक्शन है, ये इधर की डायरेक्शन है, ये इधर की डायरेक्शन है। तो यूनिट वेक्टर से हमें ये प्रतीत होता है कि दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है, यानी F12 फोर्स, तो हेंस लिख सकते हैं, हेंस ये वाला फोर्स F12 फोर्स ये इसके अपोजिट फोर्स रहेगा। और कूलम्ब्स ने यही बात बताना चाह रहा था, जो इतने लंबा थ्योरी लिख करके चला गया बुर्बक, हमारे ऊपर छोड़ दिया। तो इससे यूनिट वेक्टर बेचारा हमको प्रूफ ये करके देगा कि F12 फोर्स जो होता है F12 फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और दोनों का मैग्नीट्यूड लगभग बराबर होता है। तो लिख सकते हैं, है ना, F12 फोर्स बराबर माइनस F21 फोर्स, और यही चीज को प्रूफ किया और हमारा हो गया कूलम्ब्स का वेक्टर फॉर्म। तो अगर आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरे पढ़ने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप लोग चाहते हैं कि हम आगे क्लास और ले इसी तरह से आप लोगों को देते रहें, तो इस चैनल को थोड़ा सा क्या करते हैं, मतलब वो सब्सक्राइब करके और लाइक करके आगे जरूर शेयर कर दो, क्योंकि हम फिर से ऐसे ऐसे वीडियो बना करके और बिहार बोर्ड के जितनी मॉडल क्वेश्चन होता है एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दूं। तो इसलिए इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो।